नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार औरंगजेब के कब्र को लेकर के विवाद क्या है। जी हां, आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से इस देश में औरंगजेब बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है तो महाराष्ट्र में औरंगजेब के कब्र को ढाए जाने की बात की जा रही है। दरअसल सबसे पहले 4 मार्च को नवनीत राणा, जो कि बीजेपी नेता हैं, उन्होंने यह मांग की थी कि औरंगजेब के कब्र को ढाह क्यों नहीं दिया जाता है। और उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के 13वें वंशज, जी हां, उदयन राजे भोसले, जो कि सांसद भी हैं, बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने भी यह मांग की कि औरंगजेब जो कि चोर था, लुटेरा था, ये उनके बोल हैं, तो आखिरकार उनके कब्र को ढाहा क्यों नहीं जाता है, उसको डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया जाता है। और इसलिए जब ये मांग तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा उठाई जाने लगी तो बड़ा सवाल हो गया कि आखिरकार औरंगजेब जो इतना क्रूर था, उसके कब्र को संरक्षित करने की आखिरकार क्या जरूरत है। हम उसके कब्र के संरक्षण में इतने पैसे क्यों खर्च करते हैं। अगर हम आपको बता दें तो पिछले कुछ वर्षों में 6.5 लाख रुपए खर्च किए गए। और दरअसल ये आरटीआई से निकाला हुआ एक आंकड़ा है, जिसके बाद कई तरह के संगठनों ने इस पर सवाल उठाए और एएसआई से सवाल पूछा कि आखिरकार आप इतने पैसे औरंगजेब जैसे क्रूर शासक के मकबरे को बचाने के लिए खर्च क्यों करते हैं। और फिर क्या था, जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि आपको मालूम है एनडीए महायुति के वो मुख्यमंत्री हैं, और जहां तक सवाल है, जब वो गुरु तेग बहादुर के शहीदी बरसी पर 350वीं बरसी पर हिस्सा लेने पहुंचे और जब उनसे यह सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरी भी इच्छा है कि उनके कब्र को ढा दिया जाए, लेकिन ये एएसआई द्वारा प्रोटेक्टेड है। और ये प्रोटेक्टेड तब हुआ था जब कांग्रेस का शासन केंद्र में भी था और राज्य में भी था, मतलब कांग्रेस का डबल इंजन शासन था और कांग्रेस ने इसको संरक्षित किया। इसलिए ये एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रोटेक्टेड है। और अब इसको डिसमेंटल करने के लिए, ढाहने के लिए कानून का सहारा लिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे ढाएंगे तो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो दरअसल आप कह सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर, एक बीजेपी नेता के तौर पर उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया, ये देखते हुए कि राज्य में लोगों की सोच क्या है। और जिस तरीके से उनके सपोर्टर्स, समर्थक, कई तरह के सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन ये मांग करने लगे कि औरंगजेब के कब्र को ढा देना चाहिए, तो निश्चित तौर पर उसको देखते हुए एक बड़ा ही संतुलित सा जवाब देवेंद्र फडणवीस ने देने का प्रयास किया। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार औरंगजेब की कब्र को लेकर के विवाद क्या है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि विवाद क्या है, और पहले हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताना चाहेंगे कि औरंगजेब के कब्र को लेकर के विवाद क्या है। तो पहली बात यह कही जाती है कि कब्र की मेंटेनेंस पर 6.5 लाख रुपए खर्च क्यों होते हैं। औरंगजेब जैसे क्रूर शासक, जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र संभाजी महाराज के साथ जितनी क्रूरता से व्यवहार किया था और उसके बाद उनकी हत्या कर दी थी, और मराठा इतिहास के लिए यह सबसे बड़ा विलेन माना जाता है, उसके कब्र के मेंटेनेंस पर 6.5 लाख रुपए खर्च क्यों होते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है। और भी हम आपको दूसरा इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे। अब देखिए कि हिंदू संगठन ने मांग कर दिया कि सिंधुदुर्ग किले के राज राजेश्वर मंदिर के रख रखाव के लिए सालाना 6,000 रुपए आवंटित है, और आपने पिछले 10-11 साल में औरंगजेब के मकबरे के रख रखाव के लिए 6.5 लाख खर्च कर दिया। आखिरकार ये किस तरह का न्याय है। और तमाम तरह के सवाल पूछे जाने लगे। दरअसल इस मंदिर का भी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। तो फिर कहा जा रहा है कि मंदिर के लिए आप इतने पैसे खर्च करते हैं और एक मकबरे के लिए आप इतना पैसा खर्च करते हैं, इसका क्या लॉजिक है। और निश्चित तौर पर जब कई संगठन जनता की आवाज बनकर के बाहर निकलने लगा
तो फिर क्या हुआ कि मुख्यमंत्री को ऐसा कहना पड़ा। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। आपको बताना चाहते हैं कि 7 मार्च को उदयनराजे भोसले की कब्र को गिराने की मांग होने लगी। मैंने आपको बताया उदयनराजे भोसले कौन है, तो ये एमपी है बीजेपी से, छत्रपति शिवाजी महाराज के 13वें डिसेंडेंट हैं, तो आप समझ लीजिए उनके वंशज हैं, और उन्होंने इस तरह की मांग कर डाली। इससे पहले नवनीत राणा ने मांग की, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मांग शुरू हो गया। अब और अगले स्लाइड की ओर बढ़कर के आपको बताएंगे कि दरअसल उदयनराजे भोसले जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, उन्होंने औरंगजेब को चोर और लुटेरा तक बता दिया। तो आप समझ सकते हैं कि औरंगजेब के प्रति जिस तरह का गुस्सा है वो किस तरीके से बाहर आना शुरू हो गया, और ये बाहर आने की वजह भी है। दरअसल जब उदयनराजे भोसले ने कहा, उससे पहले नवनीत राणा ने कहा, उसके जवाब में अबू आजमी ने औरंगजेब को बेहतर शासक बता दिया। यहां तक बता दिया कि औरंगजेब के शासन में भारत जितना ताकतवर था, पूरा उपमहाद्वीप पर औरंगजेब का शासन था। भारत एक विश्व महाशक्ति था, एक महाशक्ति के तौर पर देखा जाता था, और अफगानिस्तान से म्यांमार तक औरंगजेब का शासन था। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से पूरे उपमहाद्वीप को औरंगजेब एक साथ जोड़ा हुआ था, उस पर शासन कर रहा था, इसलिए औरंगजेब को क्रूर शासक कहना, खराब शासक कहना कतई अच्छा नहीं है। ये अबू आजमी के बयान थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह के रिएक्शंस आने शुरू हुए, जिस तरीके से राज्य में उनको घेरा जाने लगा, सदन में उनको सस्पेंड किया गया और बहुत तरह की मांग उठने लगी, और तमाम उनके घटक दल भी जो उनके समर्थक हैं, उन्होंने भी औरंगजेब पर होने वाली सियासत के बाद जो कुछ कहना शुरू किया, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से स्थिति और परिस्थिति बदलने लगी। औरंगजेब नाम की सियासत सिर्फ महाराष्ट्र तक नहीं रुकी, वो दिल्ली भी पहुंची, दिल्ली से बिहार भी पहुंची, उत्तर प्रदेश भी पहुंची। और आपको बता दें कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने औरंगजेब को लेकर के कहा कि जिसके पिता ने उसको सबसे ज्यादा नालायक पुत्र कहा, भला वो एक अच्छा शासक कैसे हो सकता है, और जो उसकी तारीफ कर रहा है उसको उत्तर प्रदेश भेज दो, हम समझा देंगे। ये बयान ने बहुत तूल पकड़ा। लेकिन आप जान ले कि औरंगजेब को एक क्रूर शासक ही नहीं, बल्कि यह भी कहा जाता है कि उसने अपने भाई दारा शिकोह का गर्दन काट करके अपने पिता, जी हां शाहजहां, जो कि 7.5 साल तक कैद रहे, एक थाली में सजा करके और एक चादर से लपेट करके उपहार के तौर पर भेजा। और जब शाहजहां ने दारा शिकोह का कटा हुआ सर देखा, तो आप समझ सकते हैं शाहजहां की चीख निकल गई, क्योंकि शाहजहां का सबसे प्यारा पुत्र दारा शिकोह था, जो कि कहा जाता है बहुत उदार था, उसका ज्ञान बहुत अच्छा था, बेहतर था, और वो हर जाति धर्म मजहब के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता था। लेकिन औरंगजेब ने उसकी हत्या करा दी, और इसीलिए औरंगजेब को कई मायनों में कई सारे लोग कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा क्रूर था। लेकिन आपको हम ये भी बता दें कि औरंगजेब को क्रूर कहने की वजह सिर्फ यही नहीं है। आपको बता दें, आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो आपको याद आएगा कि 1670 हो या 1669 हो, इस दरमियान औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ के मंदिर भी तोड़वाए, और उसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद बनाया। जहां तक मथुरा का मंदिर है, केशव राय मंदिर, उसको भी तोड़वाया। और आपको बता दें कि तोड़वाया भी, और साथ ही साथ वहां पर मस्जिद, ईदगाह मस्जिद भी बनाए। इसलिए बता दें, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएं कि मराठा इतिहास का सबसे बड़ा विलेन अगर कोई है तो औरंगजेब को कहा जाता है। और औरंगजेब के नाम पर क्या क्या विवाद होता रहा, तो मराठा इतिहास का सबसे बड़ा विलेन। अब और क्या कहा जाता है वो आपको बता दें। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच जब ये विवाद हुआ था, तो उस दरमियान असुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी उनके कब्र पर पहुंच गए थे, और उन्होंने चादर चढ़ा दी, फूल चढ़ा दी, और उसके बाद ये विवाद और तूल पकड़ लिया। ये 2022 की घटना है। उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर थे, एमएनएस के कार्यकर्ता ने काफी आवाज उठाना शुरू किया,
तो 19 मई 2022 को इस मकबरे को सुरक्षा प्रदान कर दिया गया। और सुरक्षा प्रदान किया गया तब आपको बता दें कि एमएनएस ने कहा कि जो बाला साहब ठाकरे ने हमेशा अकबर के खिलाफ बोला, औरंगाबाद के खिलाफ बोला, उसका नाम बदलने के लिए उन्होंने कैंपेन चलाया, उसी औरंगजेब के मकबरे को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे कैसे सिक्योरिटी प्रदान कर सकते हैं। और उसके बाद उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व को लेकर के भूमिका पर कई सवाल उठाए गए। और फिर आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे तो विवादों में आए ही, एमएनएस ने औरंगजेब की कब्र को नष्ट करने की धमकी दे दी थी। और जब एमएनएस, जो कि राज ठाकरे की पार्टी है, उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई की पार्टी है, उनके कार्यकर्ताओं ने औरंगजेब के कब्र को नष्ट करने की धमकी दे दी थी। पर उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर थे और ये मकबरा एएसआई प्रोटेक्टेड है, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी इसके सुरक्षा की भी है। इसलिए उद्धव ठाकरे ने बतौर मुख्यमंत्री उसको सुरक्षित करने का प्रयास किया और इसको 5 दिन तक, 5 दिनों के लिए कब्र बंद कर दिया गया था। जी हां, और तब उद्धव ठाकरे अच्छा खासा कह लीजिए कि अपने विरोधियों के निशाने पर आए थे। पर सवाल उठता है कि औरंगजेब को मराठा इतिहास का सबसे बड़ा विलेन क्यों कहा जाता है। दरअसल आपको बता दें कि औरंगजेब महाराष्ट्र पर विजय प्राप्त करना चाहता था और विजय की राह में अगर सबसे बड़ा रोड़ा कोई था तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कई लड़ाई में उसको हरा भी दिया था। लेकिन आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद संभाजी महाराज, जी हां संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज जब वो आए तो 1689 में औरंगजेब ने उनको पकड़ लिया और उनको पकड़ने के बाद उनकी निर्मम हत्या कर दी। और जब इनकी निर्मम हत्या हुई उसको आज भी याद किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मराठा इतिहास का सबसे बड़ा विलेन था तो औरंगजेब था। पर आपको यह बता दें कि औरंगजेब की मौत 1707 में अहमदनगर में हुई थी। औरंगजेब तकरीबन 49 साल तक हिंदुस्तान की गद्दी पर राज किया, लेकिन 36 साल तक वो औरंगाबाद में रहा। और औरंगाबाद में रहने के बाद जिसको संभाजी नगर में परिवर्तित करने के लिए बाला साहब ठाकरे ने काफी कैंपेन किया था। पर हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि दरअसल इस कैंपेन के बावजूद जिस तरीके से औरंगजेब को लेकर के काफी ज्यादा राजनीति हो रही है, उसकी बड़ी वजह यह है कि मराठा इतिहास में इसका विलेन का स्वरूप होना। औरंगजेब की मौत अहमदनगर में हुई। अहमदनगर में मौत होने के बाद औरंगजेब की इच्छा थी कि उसके गुरु जो सूफी संत जैनुद्दीन थे उनके बगल में उसका कब्र बनाया जाए। और दरअसल औरंगजेब की ये मांग थी कि उसकी गाढ़ी कमाई से उसका कब्र बनाया जाए। इसलिए उसकी गाढ़ी कमाई, जो कि वो टोपी सिलता था या कुरान शरीफ लिखता था, उसकी कमाई की जो बचत थी वो 14 रुपए 12 आना थी। और इसलिए उसका जो मकबरा था वो बहुत ही साधारण था, लकड़ी का मकबरा बनाया गया है। लॉर्ड कर्जन जब 1904-05 में आए तो उन्होंने खूबसूरती से उसको ग्रिल से, संगमरमर के पत्थर से घेरने का प्रयास किया है। लेकिन इससे सब लोग बड़े हैरान हो जाते हैं कि मुगल वंश के चाहे हुमायूं हो, लाल पत्थर का जोरदार मकबरा है, खूबसूरत है। शाहजहां हो, ताजमहल उनका मकबरा है। तो आखिरकार औरंगजेब ने अपना मकबरा इतना साधारण क्यों बनाया? तो इसकी वजह स्वयं औरंगजेब रहा है। औरंगजेब ने लाहौर में एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाई, जी हां, जिसमें 60,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। अगर आप कहें कि अपनी पत्नी का भी उसने शानदार मकबरा बनाया जिसको दक्कन का ताज कहा जाता है या बीबी का मकबरा बताया जाता है, लेकिन अपने लिए औरंगजेब ने साधारण मकबरा बनाया। पर काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, चाहे मथुरा का मंदिर हो, ये सब तोड़ने के लिए, छत्रपति शिवाजी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए और उनके सुपुत्र की निर्मम हत्या करने के लिए, और आपको पता है सिखों के गुरु और उनके बेटों को चुनवाने के लिए, ये तमाम ऐसे औरंगजेब के प्रयास रहे जो इतिहास में इंगित थे। और औरंगजेब ने अपने पिता और भाई के साथ किस तरह का व्यवहार किया, इसलिए भी
इतिहास उसे बेहद क्रूर शासक के तौर पर याद करता है और जब भी उसके पक्ष में कोई आवाज उठती है तो उसके विरोध में भारत में अब आवाजें और बुलंद होने लगी है। तो औरंगजेब को लेकर के विवाद क्या है, इस खास एपिसोड में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए टीवी 9। धन्यवाद, नमस्कार।